व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ के एक अनुप्रयोग के रूप में संलग्न चित्र में दिखाए परिपथ पर विचार कीजिए, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस सेतु में 4 प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा R4 होते हैं। विकर्णतः विपरीत बिंदुओं संलग्न चित्र में A तथा C के एक युग्म में कोई विद्युत स्रोत जुड़ा है। यह अर्थात AC बैटरी भुजा कहलाती है। दूसरे 2 शीर्ष बिंदुओं B तथा D के मध्य एक धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। यह लाइन जिसे चित्र में BD से दिखाया गया है, धारामापी भुजा या गैल्वेनोमीटर भुजा कहलाती है। सरलता के लिए हम कल्पना करते हैं कि सेल में कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। सामान्यतः धारामापी G से होकर विद्युत धारा IG तथा सभी प्रतिरोधों से होकर भी धारा प्रवाहित होगी। उस संतुलित सेतु का उदाहरण एक विशेष महत्व रखता है, जिसमें प्रतिरोध ऐसे हों कि IG बराबर 0। हम आसानी से ऐसी संतुलन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं जिससे G से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसे प्रकरण में संधि D तथा B पर किरचॉफ का संधि नियम लगाने पर आइए देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किस प्रकार से सिद्ध होता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में आपको बताया गया था कि किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं 4 प्रतिरोधों को बताती हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये चतुर्भुज ABCD का बिंदु A है। A से B की तरफ एक प्रतिरोध है और A से D की तरफ दूसरा प्रतिरोध है। माना कि इस AD भुजा में प्रतिरोध R1 है और ये जो AB भुजा है वहाँ पर प्रतिरोध R2 है। तीसरी भुजा जो BC भुजा है, इसमें अज्ञात प्रतिरोध लगा है, जिसका कि मान हमारे को निकालना रहता है। माना कि उसका मान R4 है। और ये जो CD भुजा है, इसको मानक भुजा कहते हैं। इसमें प्रतिरोध R3 लगा हुआ है। पहला विकर्ण जो AC है, उसमें हम सेल से धारा भेज रहे हैं। ये कुंजी है। और ये दूसरा विकर्ण रहता है BD, इसको हम धारामापी से जोड़ देते हैं। जब धारामापी में विक्षेप 0 होता है तब B और D का विभव समान होता है। विभवांतर 0 हो गया, इसलिए धारामापी में कोई धारा नहीं आती और उसमें धारामापी में जो धारा IG है उसका मान 0 होता है। तो पहले विकर्ण में धारा भेज रहे हैं, दूसरे में धारा नहीं भेज रहे हैं। अब इस प्रकार ये सेल से धारा आई जाती है। जैसे ही बिंदु A पर पहुंचती है, इसको 2 रास्ते, एक AD जिस तरफ I1 जाती है, दूसरा AB में I2 जाती है। जैसे ही बिंदु B पर पहुंचती है, इसको एक रास्ता BD मिलता है, दूसरा BC मिलता है। माना कि BC में धारा I4 जा रही है। उसी प्रकार ये जो मानक भुजा है, इसमें भी हमारी धारा I3 जाती है। तो बिंदु B और D पर किरचॉफ का प्रथम नियम, बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको संधि नियम भी कहते हैं। तो देखिए B पर I2 आ रही है, IG और I4 निकल रही हैं।
तो Ig में भी निगेटिव का साइन, I4 में भी निगेटिव का साइन लगेगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है I2 इक्वल टू I4 यदि Ig बराबर 0। इसी तरह बिंदु D पर भी लगाएं किरचॉफ का प्रथम नियम। तो आपका हो जाएगा I1 आ रही है, Ig भी आ रही है और I3 निकल रही है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं I2 इक्वल टू Ig प्लस I4, किंतु Ig बराबर 0, इसलिए I1 बराबर I3। तो ये समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। बंद लूप A D B A में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाइए आप। तो देखिए A से D में आपका है I1 R1 धारा और प्रतिरोध का संगत गुणनफल, माइनस D से जा रहे हैं धारा आपके विपरीत है Ig इंटू G। फिर B से जब A आते हैं तो फिर धारा आपके विपरीत है I2 R2 बराबर 0, किंतु Ig बराबर 0 है, इसलिए आपका हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर 0, या I1 R1 बराबर I2 R2, या I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1। समीकरण नंबर 3। इसी तरह दूसरे बंद लूप CBDC में फिर अपन किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। बंद लूप CBDC में किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम लूप का नियम या पाश का नियम भी कहते हैं, लगाएंगे। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, आप देखिए C से B जा रहे हैं, धारा विपरीत आ रही है, इसलिए माइनस I4 R4 प्लस Ig इंटू G प्लस I3 R3 इक्वल टू 0, किंतु संतुलन में है इसलिए Ig 0 हुआ, इसलिए माइनस I4 R4 प्लस I3 R3 इक्वल टू 0, या I3 R3 इक्वल टू I4 R4, I3 अपॉन I4 बराबर R4 बटे R3, समीकरण नंबर 4। अब देखिए, आप देख रहे हैं जो I3 है, हमने देखा समीकरण नंबर 2 में वो I1 के बराबर था। समीकरण 1 व 2 से I3 I1 के बराबर है, और समीकरण 1 में I4 I2 के बराबर है, तो हो जाएगा R4 बटे R3। ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। चूंकि आपने देखा था I3 I1 के बराबर है, वह I4 I2 के बराबर है, इसलिए समीकरण 3 व 5 से R2 बटे R1 बराबर R4 बटे R3, या R4 बराबर R2 गुणित R3 बटे R1। इस प्रकार हम R4 का मान जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको BC भुजा में लगा करके हम उसके मान को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से यह 4 प्रतिरोधों जो चतुर्भुज के 4 भुजाओं से प्रदर्शित हैं उसके बीच संबंध बताता है, जब उसके एक विकर्ण में धारा न बह रही हो और दूसरे विकर्ण में धारा
बह रही हो। इससे हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। जिस प्रकार से सेतु दो समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाता है, उसी प्रकार यह दो समान विभव के बिंदु बी और डी को मिलाता है, और इसे हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। कुछ लोग R2 को P से दर्शाते हैं और I4 को Q से दर्शाते हैं, इसको R से दर्शाते हैं और इसको S से दर्शाते हैं। तब फिर ये आपका P/Q = R/S होता है। इस सिद्धांत पर काम करने वाले दो उपकरण मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स हैं। मीटर सेतु की मदद से किस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, आइए अब हम इसको प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। व्हीटस्टोन सेतु तथा इसका संतुलन प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध के निर्धारण के लिए एक प्रायोगिक विधि देता है। कल्पना कीजिए हमारे पास कोई अज्ञात प्रतिरोध R4 है, जिसे हम चौथी भुजा में लगाते हैं, जिसका मान ज्ञात नहीं है। ज्ञात प्रतिरोध R1 और R2 को सेतु की पहली तथा दूसरी भुजा में रखते हुए हम R3 को तब तक परिवर्तित करते जाते हैं जब तक धारामापी शून्य विक्षेप नहीं दिखाता। तब सेतु संतुलित हो जाता है तथा संतुलन प्रतिबंध से अज्ञात प्रतिरोध R4 का मान प्राप्त होता है। R4 बराबर R3 गुणित R2/R1। इस सिद्धांत को उपयोग करने वाली प्रायोगिक युक्ति मीटर सेतु कहलाती है। आइए अब हम देखते हैं मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान और विशिष्ट प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे। आप देखें कि इसमें 1 मीटर लंबा तार जो A से C है, इसमें हम सेल या बैटरी एलिमिनेटर की मदद से धारा भेजते हैं लेक्लांसी सेल की मदद से। यह हमारी कुंजी है और इस प्रकार से यहाँ पर धारा जाती है। ये जो पहला भाग है जहाँ पर हम प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं, जिसको हमने RB रेजिस्टेंस बॉक्स लिखा है। ये बीच की पट्टी जो B का काम करती है, यहाँ पर हमने धारा मापी G लगाया है और इस प्रकार से इसका स्वतंत्र सिरा है। और ये हमने अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान हमारे को निकालना है, इसको हमने यहाँ पर लगा के रखा है। ये बिल्कुल उसी के जैसे काम कर रहा है। माना कि प्रतिरोध बॉक्स से R ओम का प्रतिरोध निकला। प्रतिरोध बॉक्स से R ओम का प्रतिरोध निकाला। अब जॉकी को तार के किसी बिंदु D से जो A से L दूरी पर है, स्पर्श कराते हैं, तो संतुलन बिंदु अर्थात शून्य विक्षेप धारा मापी G में आता है। इस प्रकार से आपका L दूरी था जहां पर कि शून्य विक्षेप आया। ये D बिंदु हो गया, ये आपका B बिंदु था। बिंदु तो संतुलन बिंदु शून्य विक्षेप धारा मापी
जी में आता है जो L दूरी पर था। यदि प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध X है तो AD भाग का प्रतिरोध, जिसको आपने R1 से बताया था, तो आपका हो जाता है L इंटू X। इसलिए DC भाग की लंबाई आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका हमने 1 मीटर हुआ, जिसको तो ये आपका आ जाता है 100 माइनस L। इसलिए DC भाग की लंबाई बराबर 100 माइनस L व उसका प्रतिरोध, जिसको अपन R3 कह रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 100 माइनस L इंटू X। इसलिए अभी आपने सूत्र पढ़ा था R2 बटे R1 बराबर R4 बटे R3। R2 का मान आपने R रखा, R1 का मान L इंटू X, R4 का मान आप देख रहे हैं यहाँ पर है S, और R3 का मान है 100 माइनस L इंटू X। इसलिए S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L बटे L। इस प्रकार से इस अज्ञात प्रतिरोध S का मान निकाला जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्रयोग करके आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम R का मान निकालेंगे, किस प्रकार से हम शून्य विक्षेप निकालेंगे, और इन मानों को हम किस प्रकार से टेबल में रखेंगे। प्रिय बच्चों, आज हम मीटर सेतु के प्रयोग के बारे में आपको करके दिखाएंगे। तो देखते हैं इसका विद्युत संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। विद्युत संयोजन करने के लिए आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में बैटरी एलिमिनेटर है। इस बैटरी एलिमिनेटर के स्थान पर आप शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल भी लेते हैं। इसका जो धन सिरा रहता है, इसके धन सिरे को मीटर सेतु के एक बिंदु, जो आपका A बिंदु हमने चित्र में दर्शाया, उससे जोड़ते हैं। दूसरा, इस सेल का मतलब बैटरी एलिमिनेटर का जो दूसरा सिरा है, उसको हम इस दाब कुंजी से जोड़ते हैं। ये दाब कुंजी है आपकी, और इस दाब कुंजी का जो दूसरा सिरा रहता है वो मीटर सेतु के अंतिम सिरे, जिसको हमने संलग्न चित्र में C बिंदु बताया है, वहां पर जोड़ते हैं। ये इस प्रकार से बैटरी को जोड़ दिया जाता है। जब बैटरी जुड़ जाती है तब हम ये प्रतिरोध बॉक्स है, इस प्रतिरोध बॉक्स को ये जो मीटर ब्रिज का खांचा बना रहता है उस खांचे में जोड़ते हैं। तो ये मीटर ब्रिज का ये जो पहला खांचा था, जिसको हमने A सिरा कहा था, वहां पर प्रतिरोध बॉक्स का एक भाग आ जाएगा, और ये दूसरा जो हिस्सा है वो आपका इस D किनारे पर आ जाएगा। ये जो बीच का पत्ती है, ये पत्ती D कहलाती है। इस पत्ती D का पहला पेंच प्रतिरोध बॉक्स से जुड़ता है। जो दूसरा पेंच रहता है वो हमारे इस धारा मापी से जुड़ता है। जो बीच का हिस्सा है उसको हम धारा मापी से जोड़ते हैं। और ये जो धारा मापी का अगला सिरा फ्री रहता है, इसको हम जॉकी से जोड़ करके इस मीटर सेतु के तार पर इसको चलाते हैं। मीटर सेतु के तार पर ऐसा टच किया जाता है। ये हमारे हाथ में अज्ञात प्रतिरोध है, जिसका की मान हमारे को निकालना है। इस अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए ये जो दूसरा खांचा बना था CD, उसके D के अंतिम पॉइंट पर और C के दूसरे पॉइंट पर हम लगाते हैं। इस तरह से हमारे मीटर सेतु का विद्युत परिपथ तैयार हो जाता है।
जैसे ही विद्युत परिपथ तैयार होता है, आप इस बैटरी एलिमिनेटर के स्विच को ऑन करते हैं और ऑन करके कुंजी के प्लग को लगाते हैं और प्रयोग करने के लिए यहाँ से कोई ज्ञात प्रतिरोध, जैसे हमने 10 ओम का निकाला था, निकाल लेते हैं। और ये जो जॉकी है, इस जॉकी को इस किनारे पर टच करके देखते हैं कि विक्षेप किधर आता है। इसको हमारे को चेक करना है कि विक्षेप किस तरफ आ रहा है। और ये बैटरी एलिमेंटर का जो पॉइंट है 1.5 वोल्ट पर रहना चाहिए। और ये सभी संयोजी पेंच आपको चेक करना है कि टाइट है कि नहीं है। यदि टाइट नहीं होंगे तो आपका विक्षेप नहीं आएगा और फिर आपका प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो संयोजी तार हमने लिखा है, ये तांबे का है। ये सिरे एकदम चमकीले होने चाहिए, चमकते रहना चाहिए। यदि नहीं चमकता है तो आपको इसको रेतमल पेपर से साफ करना है। ये जो प्लग है, इस प्लग में भी यदि कार्बन आ जाता है तो इस कार्बन को आपको साफ करना रहता है रेतमल पेपर से। और ये कुंजी के भी प्लग को रेतमल से साफ करना है, तभी आपका विद्युत कनेक्शन सही होगा और तब फिर आपको इसमें विक्षेप दिखाई देगा कि विक्षेप बाएं आया है कि दाएं आया है। तो आपको ये संयोजन करने आना चाहिए। प्रिय बच्चों, आपने इसके पहले व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और उस सिद्धांत को सर्वप्रथम व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और सेतु हम इसलिए कहते थे, जिस प्रकार से पुल या सेतु दो समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाता है, वैसे ही यह दो समान विभव के बिंदुओं को मिलाता है। आइए अब हम देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कौन कौन से उपकरण काम करते हैं। उसमें से एक पहला उपकरण है आपका मीटर ब्रिज या मीटर सेतु और दूसरा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। आज हम मीटर सेतु किस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है और उसकी सहायता से हम किस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध का मान और विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको मीटर सेतु की बनावट बता दें कि इसकी बनावट किस प्रकार से होती है। आप देखते हैं इसमें ठीक बीचों बीच ये 1 मीटर लंबा तार लगा हुआ है। यह तार कांस्टेंटीन या मैग्नीन की मिश्र धातु का बना हुआ होता है, क्योंकि इनका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और ताप पर इनकी निर्भरता बहुत ही कम निर्भर करती है, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी ताप बदलता है तो इनके प्रतिरोध के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 मीटर लंबा कांस्टेंटीन या मैग्नीन का तार है जो इस मीटर स्केल के ऊपर में लगा हुआ है, इसलिए हम इसको मीटर नाम दिए। और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है तो इसलिए हम इसको सेतु कहते हैं। यह तार किसी किसी में ठीक बीच में होता है और मीटर उसके बाजू में रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीटर स्केल के ऊपर में ही तार लगा हुआ है। इसके दोनों किनारों पर ये एल आकार की 2 पत्तियां लगी हुई हैं। साथ ही इसके बीच में पहला खांचे का स्थान बना हुआ है। यह खांचे का स्थान ए और डी को प्रदर्शित करता है। चतुर्भुज की जो भुजा होती है एडी भुजा, वो इस एडी भुजा को बता रहा है। और ये जो दूसरा खांचा आप देख रहे हैं, ये खाली जगह है, ये सीडी भाग को बताता है। और इसके एक विकर्ण पर जो एसी विकर्ण होगा, इसमें हम धारा भेजते हैं और दूसरे विकर्ण में हमारे को धारा मापी में कोई धारा प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो आपके सामने में आप देख रहे हैं कि एक बैटरी एलिमिनेटर रखा हुआ है, जिससे हम इसके एक विकर्ण एसी में धारा भेजते हैं।
हम इस बैटरी एलिमिनेटर के स्थान पर कोई शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल भी लगा सकते हैं। और इस बैटरी एलिमिनेटर के आप धन सिरे को देख रहे हैं, हमने ए सिरे पर जोड़ा है और उसका जो दूसरा सिरा है बैटरी एलिमिनेटर का, हमने उसको दाब कुंजी से जोड़ा हुआ है और दाब कुंजी के दूसरे सिरे को हमने मीटर सेतु के अंतिम किनारे सी से जोड़ा हुआ है। ये जो बीच की पत्ती है यह डी बिंदु का काम करती है। ये जो पहले खांचे का ये वाला बिंदु है ये ए बिंदु का काम करता है और ये वाला बिंदु सी बिंदु का काम करता है। तो ये जो एडी भाग है इसमें हम ये प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं। इस प्रतिरोध बॉक्स में आप देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में विभिन्न प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। जब हम इससे 1 ओम का प्लग निकालते हैं तो परिपथ में 1 ओम जुड़ता है। जब हमारे को 2 ओम का जोड़ना रहता है तब हम इससे 2 ओम का प्लग निकालते हैं और यह 2 ओम इसमें जुड़ जाता है। यदि हम 1 ओम का भी प्लग और 2 ओम का भी प्लग निकाल देंगे तो परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध जुड़ जाएगा। 4 ओम के लिए आपको 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध निकालने होते हैं। तो ये था आपका प्रतिरोध बॉक्स जिसमें प्रतिरोध 1 ओम, 2-2 ओम के 2, 3 और 4 ओम का नहीं रहता क्योंकि आप उसमें 1 और 2 ओम को निकाल करके 3 ओम और 4 ओम का बना सकते हैं। फिर 5 ओम का, 10 ओम का, फिर 20-20 ओम के 2 रहेंगे और फिर आपका 50 ओम का, फिर 100 ओम का, फिर 200 ओम के 2 और फिर 500 ओम का और 1000 ओम का रहता है। और ये आपका धारा मापी जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और ये जो दूसरा खाली जगह है ये आपका यहाँ पर जिस प्रतिरोध तार का हमारे को प्रतिरोध निकालना रहता है उस प्रतिरोध तार को निकालते हैं। अब हम जो हमारा संलग्न चित्र है उस चित्र के अनुसार से विद्युत परिपथ तैयार कर लेते हैं। जब हमारा विद्युत परिपथ तैयार हो जाता है तब हम इस बैटरी एलिमिनेटर के जो स्विच है जो ऑफ था उसको हम ऑन कर देते हैं और इसके प्लग को हम 2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट पर रखते हैं। 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट पर रखेंगे। इस कुंजी को लगा दिया जाएगा। कुंजी को लगाने के बाद आप विद्युत परिपथ की जांच करेंगे। विद्युत परिपथ की जांच करने से इससे किसी भी ज्ञात ओम के प्रतिरोध को बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे मैंने 10 ओम के प्रतिरोध को बाहर निकाला है। जैसे ही आप देखेंगे 10 ओम का प्रतिरोध निकाला, आप ये जो धारा मापी का दूसरा सिरा है फ्री वाला जो जॉकी से जुड़ा रहता है, इस जॉकी को हम एक किनारे पर टच कराते हैं। जैसे ही आप एक किनारे पर टच कराएंगे देखेंगे विक्षेप बाएं तरफ जाता है। जैसे ही आप देखें ये बाएं तरफ गया। अब हम इसको दूसरे सिरे पर टच कराएंगे और जैसे ही आप इसको दूसरे सिरे पर टच कराते हैं आप देखते हैं अब विक्षेप दाएं तरफ जाता है। पहले जो विक्षेप बाएं गया था अब विक्षेप आपका दाएं जाता है। और जैसे ही ये विक्षेप दाएं जाता है, जैसे ही आपका विक्षेप दाएं जाता है आप समझ जाएंगे कि हमारा विद्युत परिपथ सही है। देखिए दाएं तरफ गया। तो एक बार विक्षेप बाएं जाता है जब अपन ए सिरे की तरफ टच कराते हैं और जब हम उसको दूसरे सिरे की तरफ टच कराते हैं तो आपका विक्षेप दाएं तरफ चला जाता है और इन दोनों के बीच कहीं पर शून्य विक्षेप आएगा। उस शून्य विक्षेप को हम नापेंगे। तो परिपथ से हमने 10 ओम का प्रतिरोध निकाला। हमारी धारा इसमें जा रही है। धारा जाने के बाद हम इसके विक्षेप को इस प्रकार से थोड़े थोड़े दूरी पर टच करा के देखते हैं। 5 बाएं 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 दाएं और देखिए कहाँ पर ये 0 आता है। ये देखिए लगभग 49 पर ये 0 आ गया। तो हम ए सिरे से इसकी लंबाई को नाप लेते हैं जो 49 के आसपास आता है। तो जैसे ये 49 पर विक्षेप 0 आता है उसके मान को आप नोट कर लेंगे। इससे प्लग को निकाल दिया जाएगा। तो ए सिरे से
जो विक्षेप आया 49 पर 0, उस शून्य विक्षेप की स्थिति को आप नोट कर लेंगे। अब इधर का हिस्सा जो बच जाएगा, चूंकि ये मीटर का है, 1 मीटर का, तो ये 49 घटा देंगे 100 सेंटीमीटर में, तो इधर आपका 51 सेंटीमीटर मिलेगा। इस प्रकार से हम अलग अलग ओम के प्रतिरोध निकालकर प्रयोग को करेंगे। अब हम 10 ओम के प्लग को वापस लगा देंगे। अब 10 ओम के प्लग को जैसे ही आपने वापस लगाया, अब फिर से हम कुंजी को लगा देंगे। अब हम यहाँ से 20 ओम के प्रतिरोध को निकालेंगे। 20 ओम का प्रतिरोध निकाल करके फिर से हम देखेंगे विक्षेप कहाँ जा रहा है। देखिए बाएं गया, और इधर देखेंगे विक्षेप किधर जा रहा है। देखिए विक्षेप दाएं जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर ये 0 आता है। तो जहाँ पर ये 0 आएगा, फिर से हम उस पॉइंट को नोट करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ पर ये 0 आता है। अब देखिए 0 आया 40 पर, तो इस मान को हम 40 को नोट कर लेंगे। इस प्रकार से हम 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम अलग अलग ओम के लिए इन प्रतिरोधों के मानों को, जो शून्य विक्षेप आ रहा है, उसको नोट कर लिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं इस उपकरण में एक त्रुटि होने की संभावना रहती है। ये जो एल आकार की यहाँ किनारे पर पत्तियां लगी हुई हैं, इन एल आकार की पत्तियों का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, जिसको हमने गणना में शामिल नहीं किया है। इसके कारण इस उपकरण में त्रुटि हो जाती है। इस त्रुटि को हम अंत्य त्रुटि कहते हैं। इस अंत्य त्रुटि को दूर करने के लिए हम ये जो CD हिस्सा था, जहाँ अज्ञात प्रतिरोध लगा हुआ था, इस अज्ञात प्रतिरोध को निकाल देंगे और इसको जहाँ प्रतिरोध बॉक्स लगा था वहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो आप देखें, एक बार प्रतिरोध बॉक्स बाएं तरफ था और दूसरी बार अब हम इस प्रतिरोध बॉक्स को यहाँ से उठा करके अब हम दाहिने स्थान पर लगा देंगे और पुनः इस प्रयोग को दोहराया जाएगा। पुनः इस प्रयोग को दोहराया जाएगा, मतलब पुनः हम 10 ओम के लिए यहाँ से प्रतिरोध बॉक्स को निकालेंगे, धारा को पुनः हम यहाँ जो अज्ञात प्रतिरोध का तार लगा था उसको यहाँ से उठा करके प्रतिरोध वाले बॉक्स की जगह लगा देंगे और प्रतिरोध बॉक्स को निकाल करके हम इस तरफ लगा देंगे। इस तरह आपने पहली बार प्रतिरोध बॉक्स को बाएं हाथ की तरफ रख करके प्रयोग किया था। अब आप प्रतिरोध बॉक्स को दाहिने हाथ की तरफ रख करके पुनः प्रयोग को दोहराएंगे। पुनः प्रयोग जब दोहराएंगे तो फिर से आप इसको चालू करेंगे, बैटरी एलिमिनेटर को, की को लगाएंगे और पुनः यहाँ से आप 10 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे और 10 ओम का प्रतिरोध निकाल करके पुनः आप विक्षेप को चेक करेंगे। अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए। देखिए इधर गया है ये, और इधर देखिए दाएं है। अब ये बाएं कहाँ पर आता है? जहां ये बाएं आएगा, ये देखिए जहां पर ये बाएं आएगा वहां पर अपन स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे 0 विक्षेप कहां पर आता है। पहले आप देखिए 49 पर आया था, अब ये 0 विक्षेप 51 पर आ रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को अपन हर 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के लिए दोहराएंगे और फिर गणना करके सूत्र में मान रखेंगे और ये जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध S था, इसके मान को हम निकालेंगे। इस अज्ञात प्रतिरोध S का मान निकालने के बजाय यदि आप चाह रहे हैं कि हम इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालें, तो यदि आप इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको स्क्रू गेज की मदद से इस तार की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ये जो अज्ञात प्रतिरोध था, यदि हम इसकी त्रिज्या निकाल लें और इस स्केल पर रख करके हम इसकी लंबाई नाप लें, जो लगभग
34 सेंटीमीटर आ रही है, तो हम गणना करके हम इसके विशिष्ट प्रतिरोध के मान को भी निकाल सकते हैं। इस प्रयोग में आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। एक तो जॉकी को इस पर रगड़ करके बिल्कुल नहीं चलाना है। यदि आप इसको जॉकी को रगड़ करके इस पर चलाएंगे तो तार गर्म होगा, गर्म होने से उसका प्रतिरोध बदल जाएगा और इसलिए हमारे को जॉकी को उठा उठा करके रखना है और शून्य विक्षेप के बिंदु को सही सही निकालना है। शून्य विक्षेप क्यों आया, तो वहाँ पर इस बी बिंदु और डी बिंदु का विभव समान हो गया। ये बी बिंदु और डी बिंदु का जब विभव समान हो जाता है तब हम कहते हैं कि ये जो है आपका सेतु संतुलन की स्थिति में है। तब उसके संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है। आइए अब हम देखते हैं इसकी गणना कैसे की जाएगी और किस प्रकार से इसका विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध निकलता है। देखिए, अब हम प्रयोग किए। इस प्रयोग में आपने प्रतिरोध बॉक्स, जिसको हम शॉर्ट में आरपी कहते हैं, से निकाला गया प्रतिरोध आर, जिसका मान हमने पहली रीडिंग लेने के लिए 10 ओम रखा था। फिर आप संतुलनकारी तार की लंबाई निकालते हैं जब आर बी मतलब प्रतिरोध बॉक्स बाईं ओर हो। तो जब हमने प्रयोग किया तो इसकी लंबाई आपने देखा था 49 सेंटीमीटर के पर आई थी और 0 विक्षेप मिला था। फिर जब आपको दूसरी रीडिंग लेनी होगी तो फिर आप 20 ओम का निकालेंगे और आपने देखा था उसका जो हमारा लगभग मान निकला था, जैसे ही हमने उसके प्रतिरोध को बढ़ाया था तो बढ़ करके प्रतिरोध आया था और वह लगभग 66 सेंटीमीटर पर आया था। इसी प्रकार से आप अलग अलग ओम के प्रतिरोध निकाल करके इनके मान को ले सकते हैं। आपको बताया गया कि प्रतिरोध बॉक्स में दोनों किनारों पर एल आकार की पत्तियां होती हैं। एल आकार की पत्तियों के प्रतिरोध को गणना में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उसमें अंत्य त्रुटि होती है। इस अंत्य त्रुटि को दूर करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध के मान को बदल करके प्रयोग किया जाता है। तब आप इसको दाईं ओर रखते हैं। अब इसकी लंबाई L2 आपने निकाली थी, जो 10 ओम के लिए आपने देखा था 51 सेंटीमीटर पर आई थी, और ये आपने देखा था 20 ओम का जब निकाले थे तो 68 सेंटीमीटर आई थी। अब आप औसत लंबाई निकालेंगे। औसत संतुलनकारी लंबाई, औसत संतुलनकारी लंबाई L बराबर L1 प्लस L2 बटे 2। तो ये आपका जोड़ देंगे तो ये लगभग आपका 50 सेंटीमीटर आता है, और इसको निकालते हैं तो 67 सेंटीमीटर आता है। अब आपके पास सूत्र है S बराबर R गुणित 100 माइनस L बटे L। इसकी गणना कर लीजिए आप। तो आपका R 10 ओम था, 100 माइनस 50 बटे 50, तो इस प्रकार से 10 ओम गुणित 50 बटे 50 बराबर इसका मान आप देख रहे हैं लगभग 10 ओम आता है। इसी प्रकार आप 20 ओम के लिए भी गणना कीजिए, 30 ओम के लिए भी गणना कीजिए। यदि आपको विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आपको बताया था S
की लंबाई कैपिटल एल को आप स्केल से नाप लेंगे और एस का चालक तार का त्रिज्या निकालेंगे स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज से निकालनी पड़ेगी, जो मान आएगा आप उसको रखेंगे। उससे आपका फिर विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर एस इंटू ए बटे एल बराबर एस इंटू पाई आर स्क्वायर बटे एल निकलेगा। तो इस प्रकार से आप प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाला जा सकता है। और इस प्रयोग में आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, संयोजी पेंच कसे हुए होना चाहिए। जॉकी को अनावश्यक रूप से रगड़ करके नहीं चलाना चाहिए। और साथ ही जो है, जब आप प्रेक्षण ले रहे हों तब धारा को प्रभावित नहीं करना चाहिए।